13 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे और इसके लिए वहां तैयारियां भी जोरों पर हैं। पूरे मंदिर को बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। रात में भी खूबसूरत लाइटों से पूरा मंदिर परिसर जगमग दिखा। देश भर के लोग उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब पीएम मोदी इस धाम का लोकार्पण करेंगे और आम लोग इस पूरे परिसर के दर्शन कर पाएंगे। 13 दिसंबर को होने वाले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर वाराणसी में तैयारियां जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, जिसे देखते हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को सजाने और संवारने के साथ ही प्रसाद बनाने का काम जोरों पर है। बीजेपी नेता तरुण चुग की देखरेख में इन प्रसाद को बनाने का काम किया जा रहा है। 15,000 नियमित की गई टोलियां बांटेंगी और 13 तारीख जब भोग लगेगा उसके बाद हर घर पर वो लड्डू पहुंचाएगा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें एक तस्वीर में कई कारीगर लड्डू के लिए बेसन तैयार करते दिखे, जबकि दूसरी तस्वीर में कई महिलाएं इस तैयार बेसन से लड्डुओं को बांधती नजर आईं। जबकि एक तीसरी तस्वीर में कुछ लोग इन तैयार लड्डुओं को डिब्बों में पैक करते दिखे। आम लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के अवसर पर नहीं पहुंच पाएंगे, उन तक प्रसाद पहुंचाना भी प्रशासन ने अपने जिम्मे लिया है। इस प्रसाद को 15,500 टोलियों की मदद से 8 लाख घरों में 13 दिसंबर की शाम को बांटा जाएगा। इस कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से एक वीडियो ट्वीट किया गया, जिसमें इस कॉरिडोर की भव्यता को दिखाया गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले पूरे वाराणसी में धूम मची हुई है। प्रदेश भर से अलग अलग कलाकार भी वाराणसी पहुंचे हैं। हर कोई काशी विश्वनाथ मंदिर के नए रूप को देखकर हैरान है, जबकि कई लोग लगातार इस कॉरिडोर को सजाने में जुटे हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, पीएम मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। उससे पहले ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार है। तैयारियां वहां पर जोरों पर हैं और आप देखिए किस तरीके से लोगों का पहुंचना वहां पर जारी है। 339 करोड़ की लागत से ये बनकर तैयार हुआ है और इस बीच कई मकानों को भी तोड़ा गया है, लेकिन मकानों को जो तोड़ा गया उसके बाद लोग भी विस्थापित हुए। लगभग 1400 लोगों को विस्थापित किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं काशी में, मां गंगा में मौजूद हैं। इस वक्त गंगा के बीचों बीच हम मौजूद हैं, एक नाव में मौजूद हैं और कहते हैं कि यहाँ पर लोगों को मोक्ष प्राप्ति होती है। कर्णिका घाट आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने है और कर्णिका घाट के बगल में काशी कॉरिडोर जो निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण चंद घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, वो काशी कॉरिडोर भी कर्णिका घाट के बगल में है। और इस वक्त मैं जिस नाव पे मौजूद हूँ, इस नाव पे मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है मासूम अली बैंड। इन्होंने कई गाने गाए हैं और काशी कॉरिडोर को लेकर विशेष तौर पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को सौगात देने जा रहे हैं, काशी कॉरिडोर के तौर पे जो 600 करोड़ से भी ज्यादा की लागत में निर्माण किया गया है, नवीनीकरण किया गया है काशी विश्वनाथ मंदिर का, उसको लेकर इन्होंने, इनके बैंड ने गाना बनाया है, वो सब हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले मासूम अली साहब, कब से आपका ये बैंड है? नमस्कार। हम लोग पिछले 18 सालों से अनवरत संगीत की सेवा कर रहे हैं और अभी आगे भी करना है। और हम लोग बनारस में रहकर ये संगीत की सेवा कर रहे हैं, बाकी आगे की जो मर्जी भगवान की हो। काशी कॉरिडोर को लेकर भी आपने गाना बनाया है आपके बैंड ने? जी, बहुत सारे गाने बने हैं और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये जो काशी विश्वनाथ जी का दरबार है, ये पहले मात्र 2000 स्क्वायर फीट में था और आज ऐसा वक्त आ गया, ऐसे लोगों के हाथ में गया कि 50,000 स्क्वायर फीट में पूरा फैल चुका है। मैडम सिंगर हैं, मैडम ही धुन अली साहब देते हैं, मैडम गाती हैं। मैडम क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सरिता बरनवाल है। जरा सुना दीजिए काशी कॉरिडोर पर क्या आपने बनाया है गाना, किस तरीके से आप तैयारी कर रही हैं, क्योंकि अब चंद घंटे बचे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा काशी में और समर्पित कर देंगे, वो लोकार्पण करेंगे काशी कॉरिडोर का, उसके बाद देश को समर्पित कर देंगे काशी कॉरिडोर। जरा काशी कॉरिडोर पर क्या बनाया है आपने, जरा सुनाइए दर्शकों को। जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। काशी मान गई, काशी मान गई, जाने जग सारा मोदी जी साना पीएम दूजा। काशी मान गई, जाने जग
जग सारा मोदी जी साना पीएम दूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर और हमारे साथ यहाँ पर हैं श्रीकांत जी जो कि मुख्य पुजारी हैं। सबसे पहले हम आपका दर्शन करा देते हैं पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर का। श्रीकांत जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और सपना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना जो उन्होंने 2014 में कहा था कि बदल देंगे काशी को, पूरी तरीके से कायाकल्प कर देंगे, टूरिज्म बढ़ाएंगे, धर्म की बातें हुई थी, किस तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल, अब पुरातनता को नष्ट किए बिना नए कलेवर में बदले हुए स्वरूप में भगवान श्री काशी विश्वनाथ का धाम सज धज कर तैयार है। और अब जब धर्म प्राण भक्त आएंगे तो उनके लिए उन गलियों से नहीं गुजरना पड़ेगा, उन सकरे रास्तों से नहीं जाना पड़ेगा। मैं गर्भगृह में मौजूद हूं और इस वक्त और तस्वीरों में आपको दिखाऊं तो जो पुराना काशी विश्वनाथ का मंदिर था ये केवल यहीं तक सिमटा हुआ था, यानी यही गर्भगृह तक सिमटा हुआ था। लोग आते थे, इसकी पूजा अर्चना करते थे, दर्शन करते थे और ये जो ऊपर का गुंबद आप देख सकते हैं, ये जो गुंबद है दूर से नहीं दिखता था क्योंकि ये जो काशी है बहुत ही कंजस्टेड इलाका हो गया था और इस वजह से जो है बहुत दूर से ये गुंबद नहीं दिखाई देता था। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें तो इस गुंबद को हम काफी दूर से देख सकते हैं क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर को और भव्य बनाया गया है। काशी कॉरिडोर का जो भव्य नवीनीकरण हुआ है वो 600 करोड़ की से भी ज्यादा की लागत में इसका नवीनीकरण हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने भी पत्रकारों से बातचीत करते हुए लोकार्पण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी, साथ ही विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। पिछले 10 दिन से सफाई अभियान में जुड़ी है। 8 लाख घरों में प्रसाद पहुंचे, उसके लिए टोलियां बनाई गई हैं, 15,000 टोलियां बनाई गई हैं, 3300 केंद्र बनाए गए हैं। शहर के अंदर देव दीपावली बने उस दिन हो, लोग उसके लिए अपने शहर को सजा रहे हैं और ये एक भव्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सोचा था उस समय नामुमकिन लगता था, लेकिन उसको मुमकिन बनाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण किया और खुद प्रधानमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर ये परियोजना देश को सौंपी। इसका लोकार्पण होते ही मंच पर मौजूद लोगों और कार्यक्रम में आए लोगों ने तालियां बजाकर अपनी खुशी जाहिर की। इस मौके पर सरयू नहर परियोजना से जुड़ा एक वीडियो चलाया गया जिसमें ये बताया गया कि इस परियोजना से राज्य के किन जिलों को सिंचाई में फायदा होगा। पूरी सरयू परियोजना का एक मॉडल बना हुआ है जिसका वे निरीक्षण कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने इस परियोजना से जुड़े एक मॉडल को देखा। इस दौरान वहां मौजूद एक अधिकारी ने प्रधानमंत्री को योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस दौरान वहां मौजूद रहे, जिन्होंने सरयू नहर परियोजना के शुरू होने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों को दिया। लेकिन इस परियोजना का लोकार्पण होते ही इसका श्रेय लेने की होड़ भी लग गई। और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि परियोजना का 3/4 काम उनकी सरकार में पूरा हो चुका था, जबकि बाकी बचे काम को पूरा करने में योगी सरकार ने 5 साल लगा दिए। जो वर्षों से सरयू परियोजना रुकी हुई थी, अगर उस परियोजना को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी सरकार में हुआ है तो समाजवादी सरकार में। अखिलेश यादव के इस ट्वीट का जवाब राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से दिया। लगभग 40 साल बीत गए और 40 वर्ष में भी परियोजना आधी भी पूरी नहीं हो पाई थी। लगे हाथ प्रधानमंत्री ने भी बिना नाम लिए अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया। कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है, हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। बलरामपुर में इस सरयू नहर परियोजना को 9,800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया।
यूपी के बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना के उद्घाटन के मौके पर पीएम ने सुलूर हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए शहीदों को याद किया और घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के जल्द ठीक होने की प्रार्थना भी की। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी का जीवन बचाने के लिए डॉक्टर जी जान से लगे हुए हैं। मैं मां पाटेश्वरी से उनके जीवन की रक्षा की प्रार्थना करता हूं। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का दूसरा मरीज मिला। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का दूसरा मामला सामने आया, जब जिम्बाब्वे से आई एक यात्री की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। 5 दिसंबर को भारत लौटे इस यात्री का इलाज एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है। पूरी तरह से देश में बने पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की क्षमता को बढ़ाते हुए डीआरडीओ ने इसके नए वर्जन पिनाका ईआर का राजस्थान के पोखरण में सफल परीक्षण किया। तमिलनाडु के मदुरै में जिला प्रशासन ने अब तक कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों पर सख्ती बढ़ाते हुए 13 दिसंबर से उनके मॉल, राशन की दुकानें, सिनेमा हॉल, बैंक और शराब की दुकानें समेत सभी सार्वजनिक जगहों पर जाने पर रोक लगा दी। तेजस्वी यादव की शादी में नहीं बुलाए जाने पर उनके मामा साधु यादव नाराज हो गए और उन्होंने रिश्ता खत्म करने का ऐलान कर दिया। साथ ही राबड़ी देवी को भी उन्होंने निशाने पर लिया। मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं, ना मैं मामा हूँ, ना मेरा कोई भगना है, ना मेरा कोई भगनी है। साधु की इस नाराजगी पर तेज प्रताप यादव ने भी ट्वीट कर जवाब दिया। भारत ने मुश्किल हालात में जिंदगी बिता रहे अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए दवाइयों समेत मेडिकल के दूसरे उपकरणों की एक खेप काबुल भेजी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में एक भक्त ने सोने और हीरे से जड़े हुए दस्ताने की एक जोड़ी दान की, जिसका वजन 5 किलो से ज्यादा बताया गया और इसकी कीमत करीब 3 करोड़ आकी गई। अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर रहे डिएगो माराडोना की एक बेशकीमती घड़ी जो दुबई से चोरी हुई थी, उसे असम पुलिस ने चराईदेव जिले से बरामद कर लिया। इस मामले में जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया वो इसी साल अगस्त महीने में दुबई से लौटा था। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की बढ़ती तादाद ने सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। इस बीच मुंबई के सबसे बड़े झुग्गी इलाके धारावी में तंजानिया से आए एक शख्स की रिपोर्ट ओमिक्रॉन वायरस पॉजिटिव आने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि फौरन इस पर एक्शन ले लिया गया। धारावी है उसमें भी वो किन किन लोगों के टच में आया था उन्हें ट्रेस करना शुरू कर दिया है और जो टेस्टिंग है उसे भी बढ़ा दिया गया है। बताया ये गया कि वो शख्स एसिम्प्टोमेटिक है, जिसकी वजह से वायरस फैलने का खतरा कम है, लेकिन फिर भी ढिलाई की कोई गुंजाइश बाकी नहीं छोड़ी गई। उनका टेस्ट तुरंत किया गया था लेकिन वो निगेटिव आया था, तो अभी फिलहाल उसको कोई भी सिम्टम्स नहीं और वो 7 हिल्स में एडमिट है। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद इस कार्यक्रम को बेहद सादगी से बनाया गया। अमेरिका के कई हिस्सों में तूफान ने तबाही मचा दी। इसका सबसे ज्यादा असर केंटकी इलाके में देखने को मिला। वहां के गवर्नर ने दावा किया कि इस तूफान की वजह से 70 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसकी तस्वीरें भी बेहद डराने वाली थी। काले बादलों से घिरे आसमान में बिजली के शोर ने सबको खौफ से भर दिया। कुछ जगहों पर तो हवाएं इतनी तेज चली कि भारी भरकम ट्रक भी माचिस के डिब्बे की तरह सड़क पर पलट गए। वहीं कुछ इलाकों में इस तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि स्टेडियम के छप्पर तक उड़ गए। कई जगहों पर पुलिस और रेस्क्यू के लिए टीमें रात भर मशक्कत करती दिखाई दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा बल की आतंकवादियों से मुठभेड़ चल रही है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, एक आतंकी को ढेर किया गया है सुरक्षा बल ने। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में मुठभेड़ जारी है। बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बल को मिली है। एक आतंकी मारा गया है और इलाके की घेरेबंदी सुरक्षा बलों ने कर दी है। जो जम्मू कश्मीर का अवंतीपुरा इलाका है सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है और यहाँ पर यह आतंकी मारा गया है। किस संगठन से जुड़ा हुआ था ये अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी है कि कुछ और आतंकी वहां पर हो सकते हैं। ऐसे में पूरे इलाके को घेरा हुआ है। मेरे सहयोगी रिफत इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए जसप्रीत, ये बरागाम एरिया है, ये अवंतीपोरा में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, साउथ कश्मीर में। वहाँ पे वार्ड एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था रात के दौरान। कुछ देर पहले ही वहाँ पे फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ और अभी डिटेल्स ये आ रही है कि एक मिलिटेंट वहाँ पे
मारा गया। बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट वहां पे घेरे में फंसे हुए थे, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन आ रही है। लेकिन अभी पुलिस कह रही है कि एक मिलिटेंट जो है वो मारा गया है। रिफत, किस संगठन से ये आतंकी जुड़ा हुआ था, इस बारे में अभी कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, पुलिस ने अभी आइडेंटिफिकेशन ऐसे नहीं की है, लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि साउथ कश्मीर का एरिया है, अवंतीपोरा एरिया में पड़ता है, बारागाम एरिया है, जहां पे ये कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन रात के दौरान ही शुरू किया गया था जी। और कुछ देर पहले जो है वो फायरिंग हुई और अभी जो इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है, एक मिलिटेंट के मारे जाने की इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है रिफत, आप नजर बना रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बढ़ते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां सेंज घाटी में मौजूद एक गांव में आगजनी की वजह से गांव के सारे घर जलकर राख हो गए। बताया गया कि ये घर काफी पुराने थे और खास तरीके से बनाए गए थे, जो उनके मालिकों की आंखों के सामने ही आग के गोले में तब्दील हो गए। कुछ घरों से तो आग की ऐसी लपटें उठती दिखी कि मानो वो आसमान छू लेंगी। गांव के लोग उसे बुझाने के लिए काफी देर तक मशक्कत करते रहे, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। बताया गया कि घाटी में होने की वजह से वहां दमकल विभाग का पहुंच पाना भी मुश्किल साबित हुआ, जिसके बाद आग तब तक नहीं बुझी जब तक उसने सब कुछ तबाह नहीं कर दिया। सुलूर हादसे में जिन 13 लोगों की शहादत हुई, उनके शव एक एक कर घरों तक पहुंचने शुरू हो चुके हैं। शुक्रवार को दिल्ली में सीडीएस जनरल बिपिन रावत को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई, तो वहीं शहीद राणा प्रताप दास का पार्थिव शरीर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचा। जहां मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शहीद राणा प्रताप दास को सम्मान के साथ विदाई दी, वहां उनके साथ कई विधायक और सेना के अधिकारी भी शामिल हुए। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव भेज दिया गया। मोर्टल रिमेन्स को इनका जो गांव है तालचेर, उधर लेके जाने का प्रबंध किया गया है। हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत देने वाले लांस नायक विवेक कुमार का पार्थिव शरीर जब हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पहुंचा, तो वहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद रहे। उन्होंने शहीद के परिवार वालों को ढांढस बंधाया और साथ ही इस पूरे हिमाचल के लिए क्षति बताया। परिवार के लिए तो सदमा है ही, लेकिन सभी प्रदेशवासियों के लिए भी बहुत बड़ा ये एक दुख का पल है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें बेंगलुरु से भी सामने आई। वहां लांस नायक साई तेजा का पार्थिव शरीर जब एयरपोर्ट पहुंचा, तो वायुसेना के अधिकारियों ने उन्हें सलामी दी। उन्होंने फूल माला से अपने वीर साथी की शहादत का सम्मान किया और फिर उन्हें उनके घर की तरफ रवाना कर दिया। इस हादसे के बाद राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने शहीद साई तेजा के परिवार को 50 लाख रुपए की मदद करने का ऐलान किया। गुजरात के अहमदाबाद में अमित शाह ने उमिया माता मंदिर का शिलान्यास किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में उमिया माता मंदिर का शिलान्यास किया। इस मंदिर की आधारशिला रखने के साथ ही उन्होंने पाटीदार समुदाय को शुभकामनाएं भी दी। यूपी बीजेपी राज्य में 19 दिसंबर से चुनावी रथ यात्रा शुरू करेगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबेडकर नगर में पहली रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जबकि इसी दिन राज्य में 5 दूसरी जगहों से भी इस रथ यात्रा की शुरुआत होगी। बिहार की नवादा में यात्रियों से भरी एक बस बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई, जिसमें 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। रांची से बिहार शरीफ जा रही इस बस में ज्यादातर मजदूर सवार थे। गोवा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी ममता बनर्जी की पार्टी ने वादा किया कि अगर राज्य में उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो हर महीने महिलाओं को 5,000 रुपए उनके खाते में भेजे जाएंगे। ममता बनर्जी की पार्टी ने इसे गृह लक्ष्मी योजना नाम दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियों को लेकर दोनों बेटियों ने गंगा नदी में वहां पर विसर्जन करने के लिए पहुंची और एक दिन पहले पूरे सैन्य सम्मान के साथ देश के पहले सीडीएस का अंतिम संस्कार किया गया था, जिसके अगले दिन सेना के कुछ जवानों और परिवार वालों के साथ जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियां कृतिका और तारिणी हरिद्वार में गंगा घाट पर पहुंची, जहां उन्होंने अपने माता पिता की अस्थियों को भारी मन से गंगा नदी में विसर्जित कर दिया। इस मुश्किल समय में कृतिका और तारिणी के साथ वहां कुछ नेता भी रहे, जिनमें रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी शामिल थे। यह अपूरणीय क्षति है जिसकी पूर्ति कर पाना संभव नहीं है, हम सब दुखी है। इससे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियां दिल्ली के बरार स्क्वायर के शमशान घाट में अपने माता पिता के फूल चुनने पहुंची, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा की। शमशान घाट से अस्थियां इकट्ठा करके कृतिका और तारिणी अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ हरिद्वार के लिए रवाना हुई।
तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए बाकी बचे 4 लोगों की भी पहचान कर ली गई है। डीएनए टेस्ट के बाद पता चला कि ये पार्थिव शरीर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, हवलदार सतपाल सिंह, नायब सूबेदार गुरसेवक सिंह और नायब सूबेदार जितेंद्र कुमार के हैं, जिसके बाद आज परिवार वालों को पार्थिव शरीर सौंप दिए जाएंगे। दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन खत्म होने के बाद घर वापसी से किसानों में खुशी की लहर देखी गई। केंद्र सरकार से लिखित भरोसा मिलते ही 2 दिन पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर किसानों के घर लौटने का सिलसिला शुरू हो गया। सिंघू बॉर्डर से सामने आई तस्वीरों में पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे किसान घर वापसी से काफी खुश दिखे। केंद्र सरकार से सभी मांगे मानने के बाद आज वापसी का ऐलान हो रहा है और देखिए किस तरह से जश्न मना रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए फूल बरसा रहे हैं। हालांकि उनमें कुछ किसानों ने आंदोलन वाली जगहों को छोड़ने पर दुख भी जताया। सिंघू बॉर्डर के आसपास के लोगों से मेलजोल और उनसे मिली मदद को वो भुला नहीं पा रहे। बहुत खुश है, लेकिन थोड़ा दुख भी है कि हमारा भाईचारा जो इधर है ना, जो लोग हमारे को बोलते हैं कि सरदार जी आप आए तो हमारे को सुरक्षा मिली। वहीं किसानों के तंबू हटने के साथ ही वहां प्रशासन पत्थरों के उन बड़े बड़े बैरिकेड को तोड़ने में जुट गया जो इस पूरे आंदोलन के दौरान वहां लगाए गए थे। इसके साथ ही वहां बाकी बचे तंबुओं को भी हटाने का काम दिन भर जारी रहा। कुछ लोग अपना बोरिया बिस्तर भी समेटते दिखाई दिए। उन सबको ट्रकों पर रखकर वहां से अलग अलग जगहों के लिए भेजा गया। हालांकि आंदोलन वाली जगहों को पूरी तरह से खाली करने में अभी 1 से 2 दिन का वक्त और लग सकता है, क्योंकि किसान नेताओं ने सबको घर भेजने के बाद ही खुद लौटने का ऐलान किया है। और किसानों के लौटने की तस्वीरें टीकरी बॉर्डर से भी सामने आई। वहां तो कुछ किसान इस खुशी में जमकर डांस करते दिखाई दिए। टीकरी बॉर्डर पर भी ज्यादातर किसानों के तंबू उखड़ चुके हैं। जो किसान बचे हैं वो भी जल्द से जल्द घर वापसी की तैयारी में हैं। 1 साल से ज्यादा दिन से यहाँ बैठा था, आज अपने परिवार से मिलेगा और अपने गांव में दीपावली की तरह इस त्योहार को मनाएगा। कुछ यही हाल दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर का भी रहा। वहां से घर लौट रहे किसानों ने इस खुशी में एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। पे ये किसान आंदोलन चल रहा था और अब यहाँ की जो स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिठाइयां बांटी जा रही है और लोग अब यहाँ से वापस अपने अपने घरों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को घर भेजने में जुटे दिखाई दिए। पैकिंग हो जाएगी, कल सुबह ही 8 बजे यहाँ से बड़ा जत्था निकलेगा, तो उसमें ये है कि काफी संख्या में लोग उसमें निकल जाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर भी दिन भर ये गहमा गहमी लगी रही। और ये नजारा ना सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के कुछ दूसरे शहरों में भी दिखाई दिया, जहां पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे किसान अपना बोरिया बिस्तर समेटकर घर लौटने की तैयारी में जुटने लगे, जिनमें पंजाब हरियाणा सीमा पर शंभू बॉर्डर भी शामिल रहा। वहां भी किसानों का जत्था अपने अपने घरों को लौटने में जुटा दिखा। 1 साल बाद किसानों ने आज फिर अपने घर वापसी के लिए जो है वो शुरुआत कर दी। शंभू बॉर्डर पर भी जुटे किसानों के चेहरे पर घर लौटने की खुशी साफ तौर पर देखी गई। जिनका पंजाब के राजपुर में जोरदार स्वागत किया गया। वहां एक छोटे विमान के जरिए घर लौट रहे किसानों पर फूलों की बारिश की गई। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में करीब 1 साल से ये किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमा हुए थे, जिनकी करीब साल भर के बाद अब वापसी हो रही है। और जैसे ही उनमें कुछ किसान दिल्ली बॉर्डर से उठकर राजपुरा पहुंचे, उन पर आसमान में उड़ रहा एक विमान फूलों की बारिश करने लगा। बताया यह गया कि ये इंतजाम एक आदमी ने किया, जिससे देखकर घर वापसी कर रहे किसानों के चेहरे खिल उठे। मध्य प्रदेश के भिंड से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सामने से आ रहे एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो का ड्राइवर समेत 5 लोग घायल हो गए, जबकि ऑटो के पीछे चल रहा एक साइकिल सवार भी इसकी चपेट में आ गया। सबसे पहले इस कार ने एक मोटरसाइकिल सवार को ओवरटेक किया, फिर सामने से आ रहे एक ऑटो को टक्कर मार दी। इस टक्कर से ऑटो अपनी जगह से खिसक कर पलट गया। हादसे के बाद घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यमन के तईज शहर में गठबंधन सेना ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें, यमन की सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच करीब 6 साल से चल रही जंग में 1,30,000 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं।
इसके बावजूद यमन के कई इलाकों में गठबंधन सेना और हूती विद्रोहियों के बीच जंग जारी है। इस बीच तईज शहर में सरकार समर्थित सेना ने विद्रोहियों पर जोरदार हमला कर उनके कब्जे वाले पहाड़ों की कई चोटियां छीन ली। इसके लिए उनके बीच हुई खूनी लड़ाई में कई घंटों तक लगातार गोलियां चली, जिससे पूरा इलाका गूंज उठा। इस हमले का जवाब विद्रोहियों के पास नहीं दिखा और उनमें कुछ अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते नजर आए। इन सब के बीच सेना के जवान गाड़ियों पर बैठकर लगातार आगे बढ़ते रहे और दुश्मनों के कब्जे वाले कुछ इलाकों को दोबारा हासिल कर लिया। मेरठ की रैली में जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के मेरठ में एक रैली कर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत समूचे विपक्ष पर निशाना साधा। कैसा लगा बीजेपी का टीका? जल्दी तुम्हारी लाल टोपी केसरिया हो जाएगी, इसका भी आपने ध्यान रखना। 1971 की जंग के 50 साल पूरे होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंडिया गेट पर कुछ घंटों बाद स्वर्णिम विजय पर्व कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जो 2 दिनों तक चलेगा। इस जीत पर आगरा में जश्न मनाते हुए सेना के जवानों ने पैराशूट से जंप लगाई और शहीद सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में एक दिन पहले पुलिस टीम पर हुए आतंकी हमले का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें 3 आतंकी भागते दिखाई दिए। ये दहशतगर्द की हताशा है, इसका वाजिब जवाब दिया जाएगा। यूरोप के देश सर्बिया में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने वहां लिथियम के खनन से जुड़े सभी कामों पर पूरी तरीके से रोक लगाने की मांग की और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। कड़ाके की ठंड में ये प्रदर्शनकारी एक हाईवे पर उतर आए। लोगों को हाईवे पर डटा देख वहां से गुजरने वाली गाड़ियों के पहिए भी थम गए। इसके बाद हाथों में छतरी और पोस्टर पकड़े कुछ लोग गाड़ियों के आगे खड़े हो गए। हालांकि इस बीच उन्होंने वहां से एक एम्बुलेंस को जाने का रास्ता जरूर दिया, लेकिन बाकी गाड़ियों को आगे बढ़ने के बजाय वापस होना पड़ा। I think this protest today is just one step towards a change. It's not going to do everything. वहाँ कई दूसरे शहरों में भी लोगों ने इसी तरह प्रदर्शन किया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुंबई में 2 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। मतलब ये कि 5 आदमी भी एक साथ सड़क पर घूम नहीं सकेंगे। लेकिन दादर सब्जी मंडी में लोग मुंबई पुलिस के इस आदेश को नजरअंदाज करते दिखाई दिए। वहां से जो तस्वीर सामने आई, उसे देखकर लोग कोरोना की नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जरा भी सतर्क नहीं दिखे। मुंबई पुलिस ने भी अब बड़ा फैसला लिया है। इस शनिवार और रविवार को जो है मुंबई में धारा 144 लागू रहेगी और अगर कोई भी जो लोग हैं इसका पालन नहीं करते, उन्हें जो है वो कड़ा दंड भी दिया जाएगा। बाजार पहुंचे लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन करते दिखाई दिए और कई लोगों ने तो मास्क लगाने की जरूरत भी नहीं समझी। ऐसे हालात वहां तब है जब मुंबई समेत महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के 17 मरीज मिल चुके हैं। ये मरीज और ना बढ़े, इसके लिए ही मुंबई में 2 दिनों के लिए धारा 144 लागू की गई। दादर सब्जी मंडी में इस आदेश की अनदेखी होने की जानकारी मिलते ही मुंबई के नगर निगम बीएमसी की एक टीम वहां पहुंची, जिसे देख दुकानदार अपनी सब्जियां बटोरकर वहां से चलते बने।